शिविर की संचालिका शालिनी दीदी और जनक भाई आज हमारे मेहमान हुए हैं। बहुत कुछ उनसे सीखेंगे और इतने उत्साही है, तो मैंने कल ही बात की कि इतना इनको जिसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, कैसे दुनिया का भला हो, कैसे अच्छे विचार अच्छी साधनाएं फैले, ऐसी उनकी पितृ भाव दशा है। तो उनका हम रिदम योग साधना मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप पधारे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। उनका परिचय देंगे हमारे चेतना बेन, आप पधारे। શિવાની બેન ને જનકભાઈનો ટૂંકો પરિચય આપું તો બંને आंटी मेरे को शिवानी बोलते કારણ કે એ ભલું કરે છે ને બધાનું શિવ 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 શાલિની બેન ને જનકભાઈ બંને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છે અને એટલું ધમધોકાર એમની આવક હતી. જનકભાઈ આફ્રિકા રહેતા હતા અને બેન બેંગ્લોર અને સરસ કમાતા હતા, પણ બંને જણા એ પેલા ઉપર ઓનલાઈન મળ્યા અને બંનેને એવું લાગ્યું કે માત્ર પોતાના માટે જ કમાવવું અને પોતાના માટે જ જીવવું ને સુખ સુવિધાઓ મેળવવી એ જીવન નથી. જીવનનો ઉદ્દેશ એ છે કે આપણે સમાજને કંઈક આપીએ અને સરસ મજાનું સુંદર જીવન જીવીએ ને પ્રકૃતિને હાર્મફુલ ન થઈએ. તો એ રીતે એમનું એ ઉદ્દેશથી બંને જણા અત્યારે સાથે ચાલી અને એક નવું જ જીવન જીવી રહ્યા છે અને એનું નામ એમણે જીવન વિદ્યા આપ્યું છે. ને આજે આપણને એમના દ્વારા ઘણું બધું સાંભળવા, સમજવા અને જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ અને કેવી રીતે પ્રકૃતિને બિલકુલ નુકસાન ન કરવું જોઈએ. આ વિશ્વ આખું કોમ્પ્યુટરાઇઝ છે, એમાં આપણે કાંઈ હાર્મફુલ ન કરીએ, સારું કરી શકીએ એટલું સારું કરીએ, વૃક્ષો વાવીએ, સરસ સારા સારા વાઇબ્રેશન મોકલીએ, મંગલ મૈત્રી મોકલીએ, એ જીવન છે. અને બધું કાપી નાખીએ ને તોડી નાખીએ ને કોલસા કાઢી લઈએ ને તેલ કાઢી લઈએ ને અત્યારે મનુષ્ય પોતાની એક અતૃપ્ત ઓલાના સ્વાર્થમાં કેટલું બધું નુકસાન કરે છે. તો એમણે અમને એટલું સરસ સમજાવ્યું કે આ કોલસો, આ તેલ એ બધું કુદરતે એવી રીતે સરસ રીતે મૂકેલું છે, એને તમે તોડી કાઢીને વાપરી નાખશો તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ થશે. તો એટલું સરસ એમનો ઉદ્દેશ છે અને આજે આપણી વચ્ચે છે. તો આપણે સૌ એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. स्वागतम स्वागतम आपके शुभ आगमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम. स्वागतम स्वागतम स्वागतम. आइए पधारिए हमारे मेहमान, प्रेम से स्वीकारिए हमारा ये सम्मान. आपके दर्शन से हमको सुख मिला अनुपम. स्वागतम स्वागतम आपके शुभ आगमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम. आते रहिए बार बार, मिलते रहिए आप, मत भुलाना आज का ये अपना मेल मिला. भाग्य से होता है जग में दिलों का संगम. स्वागतम स्वागतम आपके शुभ आगमन से धन्य हो गए हम.
स्वागतम स्वागतम स्वागतम। તમે તો સારું કામ કરો છો, મારી તો જિંદગી ગઈ, ત્યાંથી પૂરા થયા. अभी नहीं। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद रश्मि बहन। बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या बात है। રાગ ગોપાલી ઉપર મારી એક ગમતી પ્રાર્થના છે, જ્યોતિ કલશ છલકે. ભાવના એ છે કે આપણા બધાના જીવનમાં આનંદ, પ્રસન્નતા, શાંતિનો સૂર્યોદય થાય. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से बिछड़े थे, केवल शरीर रूप में, और आपसे मुलाकात हुई। मुझे तो लग रहा है मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूँ। सच में इतना भावपूर्ण स्वागत, और पता नहीं क्यों ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए तो आज इस प्रस्ताव को रखना शुरू करती हूँ। हमारे गुरु श्रद्धेय श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उन प्रबोधकों के प्रति जिनसे मैंने सीखा, और उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने मेरे तक इस प्रस्ताव को पहुंचाने में सहयोग दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और फिर चेतना आंटी जिन्होंने इस प्रस्ताव को थोड़ा सा सुना है और उन्होंने कहा ये तो ऐसी बात है सब तक जानी चाहिए, और बिना देर किए उन्होंने इस चीज़ को कहा कि बस अब कल ही इसको कर दो। एक सूत्र है, जब रावण मृत्युशैया पर था, आपने सुना ही होगा शायद, है ना, तो राम जी कहते लक्ष्मण से कि जाओ, है ना, ज्ञान सीख लो जा करके। और लक्ष्मण को संकोच होता है, लेकिन फिर भी जाते हैं और पूछते हैं कि भाई सार, तो सार में बोलते हैं शुभस्य शीघ्रम। कोई भी अच्छी बात मिले उसको समझने में, सुनने में, आगे बढ़ाने में देर नहीं करना चाहिए। तो इतना सा सार है ज़िंदगी का, और मुझे लगता है चेतना आंटी को वो पता है। उनके प्रति बहुत जी बिल्कुल स्वीकार किया, बिल्कुल। और ये होता इसलिए है क्योंकि हमने परस्परता में कोई भी संबंध को बहुत आश्वासन, विश्वास, आश्वस्ति विश्वस्ति के बिना ये घटना नहीं घटती है।
रमेश काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने स्वागत किया। भैया इतना सुंदर आपने बांसुरी वादन किया, मुझे यहाँ बार बार आने का मन करेगा है ना। हाँ बिल्कुल, मेरा ही घर है, मुझे सच में ऐसा लग रहा है, ज़रा भी नहीं लग रहा है। आप लोगों के पता नहीं चेहरे भी ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जैसे पहली बार मिल रही हूँ, है ना। तो शायद चैतन्य जो है चैतन्य पक्ष को पहचानता है और आप सबकी जो तीव्र इच्छा रही होगी सत्य को समझने की, जानने की, भीतर अंतर यात्रा को शुरू करने की, इसी कारण आप सब भी आज एक साथ बैठे हैं। अन्यथा एक साथ बैठना कठिन है ना। तो मैं आज के विषय को शुरू करती हूँ। देखिए, जो विषय मैं आप सबके सामने रखने आई हूँ उस विषय का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्ववाद एक कार्यक्रम है जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन हेतु। इसका ये लक्ष्य है, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है इसका धरती पर ताप संतुलन का आना। ये दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य ये है, दूसरा लक्ष्य ये है। श्रद्धेय श्री ए नागराज जी कहते हैं यदि ये हो गया तो इसके फलस्वरूप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब मानव इस धरती पर आया तो इसका ताप क्या था? संतुलित था। धरती पर ताप संतुलित था, इसी कारण से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ। मानव में मानव चेतना का ना होना या मानवीयता का ना होना, इसके कारण से धरती पर ताप संतुलन आया, ताप का असंतुलन बन गया है ना। तो इसको हम समझेंगे और इस धरती की थोड़ी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। ये धरती इतनी अद्भुत है, धरती को हम प्यार से माँ, चंदा को मामा कहते हैं, है ना। सूर्य को पिता कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम संबंधों को पहचानने के प्रयास में तो रहे हैं प्रकृति के साथ, लेकिन उसको वैज्ञानिक तार्किक तरीके से हम प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके कारण पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बात पहुंची नहीं है। तो क्या कोई तार्किक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तरीका है इस बात को रखने का? तो उत्तर है हाँ, ये तरीका है। और ये पूरा कार्यक्रम किस चीज़ का? ये पूरा कार्यक्रम शिक्षा का कार्यक्रम है। तो किसी भी प्रकार के कर्म कांड, किसी भी प्रकार का भेदकारी जो विधियाँ हैं ना, जैसे किस अलग अलग, जैसे धर्म के आधार पर इसको पढ़ाएं तो अलग अलग फिर सेक्ट बनते हैं ना, लेकिन शिक्षा की जो वस्तु है, शिक्षा की वस्तु तो सब तक पहुंचती है ना। तो ये शिक्षा की वस्तु है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है, देखिए मैं बात को शुरू करती हूँ अपनी। तो शिक्षा करती है मानसिकता का निर्माण। शिक्षा मानसिकता का निर्माण करती है और इस मानसिकता के फलस्वरूप या तो व्यवस्था आती है, जो बनी हुई व्यवस्था है वो बनी रहती है और अधिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, और नहीं तो अव्यवस्था दिखाई पड़ती है, नहीं तो अव्यवस्था दिखाई पड़ती। ये सिंपल बात है ना, सिंपल लॉजिकल बात है अपने आप में। तो शिक्षा तैयार करती है मानसिकता। शिक्षा जो है कहाँ कहाँ से होती है? तो प्रत्येक मानव संतान परिवार में ही पैदा होता है। परिवार के अलावा पैदा होने का डिज़ाइन नहीं है। कम से कम 2 लोग चाहिए आपके पैदा होने के लिए, आपके माता पिता। उन माता पिता के पैदा होने के लिए आगे 4 लोग चाहिए, और ऐसे ज़रा गुणा करते जाएंगे तो आप पाएंगे आपके आज पैदा होने के लिए कम से कम 1024 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 1024 पीढ़ियाँ, उसके बाद हम यहाँ बैठे, कम से कम, उससे अधिक हो सकती हैं। 1024
कम लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके होने मात्र के लिए। तो शिक्षा, प्रत्येक बालक जो है परिवार में जन्मता है, तो परिवार से कुछ शिक्षा उसको मिलती है। जिस समाज में जन्मता है ना, समाज क्या मतलब मानव समाज, तो इस मानव समाज से भी उसको शिक्षा मिलती है। केवल परिवार नहीं, परिवारों की जो परस्परता है वहाँ से भी बालक सीखता है। बालक अपने विद्यालय में सीखता है, और आज की परिस्थितियों में बालक जो है सोशल मीडिया से भी सीख रहा है। सोशल मीडिया पर प्रभाव हम देखते हैं व्यापार का, है ना, और इस व्यापार में एक मानसिकता काम करती है, लाभ मानसिकता। ठीक बात है, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो बालक है, ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा केवल लिटरेसी नहीं है या किसी विषय का पढ़ लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा, कोई अनपढ़ भी है ना तो वो शिक्षित तो है ही। बालक को शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है गर्भ से, गर्भ से बालक शिक्षित होना शुरू हो जाता है ना। तो शिक्षा का एक प्रभाव रहता है। अब देखिए, ये जो शिक्षा है, हर एक बालक को यदि हम देखते हैं तो हर एक बालक स्वभाव से जिज्ञासु है। मैं भी आराम से बैठ जाती हूँ, नीचे का बोर्ड बैठ करके खूब अच्छे से इस्तेमाल होगा। तो हर एक बालक क्या है, जिज्ञासु है। अब यहाँ पर कैसी शिक्षा हो कि व्यवस्था आए, व्यवस्था बने। तो बालक को यदि हम देखते हैं, इस दुनिया का प्रत्येक बालक, इस दुनिया का प्रत्येक बालक किसी भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, भूरा हो, नारंगी हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, प्रत्येक बालक जन्म से जिज्ञासु दिखाई पड़ता है। उसको खाना खिलाने के लिए तो उसको काफ़ी नियंत्रित करना पड़ता है, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए उसको शिक्षा देनी नहीं पड़ती है। 2.5 साल का बालक जैसे ही बोलना सीखता है, तो बोलना सीखने के साथ उसके पास हजारों प्रश्न हैं ही। वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? तो ये बालक जानना चाहता है ये पूरा अस्तित्व कैसा है, ये पूरा अस्तित्व। उसके प्रश्नों का कोई लिमिट नहीं है। हम सब ने हम छोटे बच्चे स्वयं रहे हैं पहले तो। दूसरी बात, हमने बहुत सारे छोटे बच्चों को, कुछ लोगों ने पढ़ाया है, हम उनके साथ परिवार में रहते हैं। तो ये बच्चा कैसा है? जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है पूरा अस्तित्व कैसा है, इतनी दूर तक वो जानना चाहता है। कब तक? जब तक उसको हम कुंठित ना कर दें। वो जानना चाहता है, तो पूरे अस्तित्व को जानना चाहता है। अस्तित्व क्या है ये जानना चाहता है, अस्तित्व क्यों है ये जानना चाहता है, और वो जानना चाहता है मुझे इसके साथ निर्वाह कैसे करना है, निभना कैसे है इसके साथ, मुझे इसके साथ निर्वाह कैसे करना है, निर्वाह कैसे करना है। ये जो कुछ भी अस्तित्व में मुझे दिखाई पड़ रहा है। बच्चा छोटा सा होता है ना, 4-5 महीने का, तब से चीज़ों को जानना शुरू कर देता है। कभी मुंह में डाल के, सूंघ के, देख के, पहले उस हर एक वस्तु को वो मुंह में डाल के ही देखना चाहता है ना। तो सोचता है हर एक वस्तु आहार है कि नहीं, पहले तो यही आइडेंटिफाई करता है। तो अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के माध्यम से बच्चा वस्तु को जानना शुरू करता है। ये शुरुआत से ही शुरू हो जाता है, और धीरे 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 जैसे ही 2.5 साल का करीब हुआ और उसको भाषा आई, सबसे पहली चीज़ प्रश्न। जो भाषा सीखा उसी में प्रश्न चालू। प्रश्न पूछना उसको कोई नहीं सिखाता है। तो मतलब हर एक बालक जन्म से क्या है? जिज्ञासु है। और उसके प्रश्न किन चीज़ों के बारे में है? तो उसके प्रश्न हैं इस अस्तित्व के बारे में। वो जो कुछ देख रहा है, हर एक वस्तु को जानना चाहता है। उससे संबंधित प्रश्नों की झड़ी उसके पास है, जब तक कि वो कुंठित ना हो जाए।
तो अस्तित्व क्या है, क्यों है, मुझे इसके साथ निर्वाह कैसे करना है। तो हर एक बालक को यदि हम देखते हैं तो उसमें 3 गुण दिखाई पड़ते हैं। एक और बात, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, ये जो शिक्षा का स्वरूप है, एक सार्वभौमिक सत्यों की शिक्षा है। सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मतलब ऐसे सत्य जो हम सबको जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की कामना तो हमारी बहुत पहले से है, कार्यक्रम हमारे पास नहीं रहा है। कामना भी जरूरी है और कार्यक्रम भी जरूरी है, तो ये है कार्यक्रम। तो सार्वभौमिक जो सत्य हैं, जो हम सबको जोड़ने वाले सत्य हैं, उनकी शिक्षा। जैसे कि हम सबको क्या जोड़ता है, कैसे हम जाने कि हम सब एक हैं, ऐसे जाने कि अपने दिल से पूछिए, प्रेम चाहिए या घृणा? क्या चाहिए? प्रेम। विश्वास चाहिए या अविश्वास? सम्मान चाहिए या अपमान? और इस दुनिया के एक व्यक्ति को चाहिए या सभी व्यक्तियों को चाहिए? छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मृत्यु शैया पर हो, सबको सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, कृतज्ञता चाहिए। ये है हमको जोड़ने वाले सत्य। अब इन सत्यों को समझना कि वास्तव में कृतज्ञता है क्या, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? सिर्फ आदेश और उपदेश देने से। बच्चे को कभी हमने आदेश दे दिया, इम्परेटिवली बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए, मानव चाहिए वाले डिज़ाइन से नियंत्रित होता नहीं है। मानव जो है ना, वो समझ से नियंत्रित इकाई है अस्तित्व की। वो समझेगा वैसा वो करेगा। तो मानव जो है वो समझ से नियंत्रित है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। हम सब जैसा समझे रहते हैं वैसा आचरण करते हैं। हम एक्चुअली समझ के करते हैं। कर करके हम समझेंगे कि नहीं, ये कहना बहुत कठिन है। जानते हैं कैसे? गणितीय विधि से आपको कहती हूँ। जैसे आपको ये यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख दिया। अब मैं तो हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती रही हूँ कॉलेज में। अब ये प्रश्न हो सकता है यहाँ पर आप में से किसी ने ये विषय ना पढ़ा हो, तो ये सॉल्व करना, कितने बार आप गलती करके सही उत्तर लिख दोगे? बताइए बताइए, कितने बार गलती करें कि सही उत्तर लिख जाए? अनंत बार गलती करेंगे, हो सकता है मृत्यु का क्षण आ जाए, उत्तर सही ना आए। ये संभावना है, क्योंकि किसी वस्तु के गलत उत्तर कितने? तो अनंत। और सही कितना? एक। सही की खासियत है कि सही में हम सब एक हैं। तो जिस दिन सही समझ में आता है, सत्य समझ में आता है, हम में एक रूपता हो जाती है, हम एक हो जाते हैं, है ना। तो जैसे अभी देखिए, ये तो हो गया ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं पता था, है ना। लेकिन एक ये प्रश्न बताइए जरा, इसका उत्तर क्या है? 4। 5 बोलने की हिम्मत नहीं है हमारी। 5 बोल के ट्राई करिए, अंदर से ऐसा लगेगा कुछ कचोट रहा है, वो आपको बोलने नहीं देगा 5, कि नहीं भाई ऐसे कैसे। तो अपने भीतर हम इस नियंत्रण को पहचान सकते हैं कि हमारी समझ हमको नियंत्रित करती है। जो समझ है उसी का नाम है मानसिकता। मानसिकता मतलब समझ। तो हमने हमारे बचपन से लेकर के आज तक इस अस्तित्व को जैसा समझा है वैसा निर्वाह कर रहे हैं। जितना सही समझा है उतना सही निर्वाह हो रहा है, और जितना सही नहीं समझा है उसके कारण से अव्यवस्था फैली हुई है। अव्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि समझा ठीक नहीं है, इसलिए समझने की आवश्यकता है। तो इस समझ को बढ़ाने का नाम है, या इस समझ को पूरा कर लेने का नाम है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। ये शिक्षा का स्वरूप है। ऐसे ही क्लासेस से हमने सीखा है, ऐसे ही आपको बताएंगे। और तो कोई कर्म कांड आदि है नहीं, है ना। हमको जिन्होंने सिखाया पढ़ाया निःशुल्क, प्रेम पूर्वक, क्योंकि उन्होंने हमसे अपने संबंध को पहचाना,
हम सब चाहे ना चाहे आपस में कनेक्टेड हैं, पहचानने भर की देर है। प्रश्न ये है, क्या शिक्षा विधि से हम इसको पहचान सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, उत्तर है हाँ। कैसे? तो उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। तो देखिए, जो बालक, जो जिज्ञासु बालक है, इसमें एक और सार्वभौमिक सत्य दिखाई पड़ता है। क्या? कि इस दुनिया का प्रत्येक बालक न्याय का याचक है। उसको न्याय चाहिए। न्याय, कोर्ट रूम में नहीं जाना उसको, घर में ही उसको कोई भी चीज़ में बराबरी ना हो, उसको ठीक लगता नहीं है, वो न्याय की याचना करता है। दूसरी चीज़ उसमें दिखाई पड़ती है, जो बालक है सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है, उसमें सही कार्य व्यवहार की इच्छा है। और तीसरी चीज़ क्या दिखाई पड़ती है? प्रत्येक बालक सत्य वक्ता है। अब अस्तित्व सहज विधि से, अस्तित्व सहज विधि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन है, नेचर ऐसा मशीन बना के भेज रही है। हर बालक, वो चाहे पापात्मा हो कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, इस शरीर यात्रा में 2.5 साल की उम्र में यही 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कोई बच्चा झूठ बोलता दिखाई नहीं पड़ता है। कितना भी बड़ा झूठ बोलने वाला मरा होगा, नेचर उसकी स्लेट जो है क्लीन कर देती है। सत्य वक्ता वो है। कब तक? जब तक वो ये ना देख ले कि झूठ कैसे बोला जाता है, झूठ बोलना क्यों जरूरी है। जिस दिन वो उस झूठ के महत्व को स्वीकार लेता है, उस दिन से झूठ बोलना शुरू। तो ये जो न्याय की याचना है, इससे क्या आशय है? इससे ये आशय है कि प्रत्येक बालक जन्मता है, जन्मते के साथ धीरे धीरे महीने भर के अंदर अपनी माँ को पहचान लेता है। उसको पता है कि दूध कहाँ से मिलेगा। तो बालक अपनी माँ को पहचानता है 5-6 महीने के करीब, 4.5 महीने करीब के बाद वो अपने पिता को पहचानता है। उसको स्पष्ट पहचान होती है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं। मुझे यहाँ से पोषण मिलेगा और यहाँ से संरक्षण मिलेगा। धीरे धीरे बच्चा जो है अपने परिवार को पहचानना शुरू करता है, अपनी फई है ना, अपने काका, चाचा, ताऊ, सबको पहचानना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो पूरे परिवार के सदस्यों को सटीक पहचानता है। उसके बाद ये बच्चा जो है ना, देखिए, वो स्वयं से आगे परिवार को पहचानता है। तो स्वयं, उसके बाद परिवार, और परिवार के बाद उसकी क्या इच्छा है? समाज से, मोहल्ले के हर एक लोगों को धीरे धीरे वो जानना चाहता है। और धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, विद्यालय, और इस तरीके से आगे। बालक को यदि कुंठित न किया जाए, कुंठा से मेरा क्या आशय है उसको भी बताती हूँ। कुंठित यदि ना किया जाए तो जो बालक है ना, वो इस धरती के अस्तित्व सहज जो विधि है, पूरे मानव समाज, अखंड समाज के साथ अपने संबंध की पहचान करना चाहता है। श्री नागराज जी कह रहे हैं, बालक में जो न्याय की याचना है, वो बेसिकली अखंड समाज के स्तर पर सभी के साथ अपने संबंध को पहचानने की आवश्यकता है। संबंध को पहचानने से क्या आशय है? संबंधों में पोषण करने की प्रवृत्ति, शोषण करने की प्रवृत्ति से ना करने वाला सुखी है और ना जो करवा रहा है वो तो क्लियरली दुखी है। उसकी तो पीड़ा व्यक्त होती है, लेकिन करने के बाद भी अंदर कुछ कचोटते रहता है, तो वो भी दुखी तो है। प्रत्यक्ष नहीं है आज, बाद में तो वो भी प्रत्यक्ष होता है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं लोग। तो बालक जो है वो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। तो सही कार्य किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ। मिट्टी, मणि, धातु, हवा, पत्थर, पानी, इन सब के साथ वो सही कार्य करना चाहता है। व्यवहार मतलब सभी संबंधों में सटीक जीना चाहता है। संबंधों में जब टूटन होती है, संबंधों में जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो ये पीड़ा हमको जीवन भर सालती है।
अगर एक कोई ऐसी दुर्घटना हो गई ना जहाँ संबंध में कहीं पीड़ा हो गई, तो कभी भी वो बात याद आ जाती है, उस क्षण हमको दुख महसूस होता है। ऐसा है, और ऐसा सभी मानवों में है। पुनः किसी भी रंग का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, मत का हो, पंथ का हो और वर्ग का हो, कहीं का भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, ये पीड़ा रहती है। मतलब मानव जो है ना, वो संबंध की पहचान चाहता है, संबंधों में निहित अपेक्षाएं क्या है उनको जानना चाहता है और उसके हिसाब से निर्वाह करना चाहता है। इसकी शिक्षा, ये हमारी शिक्षा की वस्तु नहीं है, आज कुंठित हो जाती है। अखंड समाज के स्तर पर नहीं होती, या तो वो किसी धर्म की सीमा में चली जाती है, किसी जाति की सीमा में चली जाती है, किसी मत की सीमा में चली जाती है। तो इस तरीके से हम बाउंड्रीज बनाते रहते हैं, इसको बोलते हैं समुदाय चेतना। तो जब जब हम समुदाय बनाएंगे तो समुदायों के बीच में क्या दिखाई पड़ता है? संघर्ष दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है। तो संघर्ष हमेशा बना रहेगा, युद्ध हमेशा बने रहेंगे। अब भीतर टटोल के देखिए, युद्ध हम में से कितने लोगों को स्वीकार है, संघर्ष हम में से कितने लोगों को स्वीकार है? स्वीकार नहीं है, युद्ध चाहते नहीं हैं, लेकिन बालक जो जिज्ञासु था उसको हम किसी न किसी समुदाय के साथ, किसी न किसी अन्य चेतना के साथ उसको कुंठित कर देते हैं। उसमें इसको दूसरी भाषा में कहें तो अपने पराये की मानसिकता से ग्रस्त है ना। अभी की स्थिति क्या है? अपने पराये की मानसिकता। तो अपने पराये की मानसिकता जब तक रहेगी तब तक होड़ रहेगी, दौड़ रहेगी। और हमारी शिक्षा ऐसी है जहाँ पर हमको प्रतिद्वंदी बनाना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो हमें अपनी इस शिक्षा का विकल्प चाहिए। क्या ऐसी शिक्षा नहीं हो सकती कि हर बालक हर कुछ को पूरा पूरा समझ जाए? शिक्षा ऐसी नहीं हो सकती है क्या? उत्तर है हाँ, हो सकती है। इसका स्वरूप है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। हर विषय को पूरा समझे, पूरा समझेगा तभी तो ठीक जिएगा ना। तो सही कार्य और व्यवहार, संबंधों में जो निहित सही अपेक्षाएं हैं उनके साथ निर्वाह कैसे करना है, उस चीज़ को बालक समझना चाहता है। हमें समझाने की आवश्यकता है, लेकिन हम समझाएंगे कैसे अगर हमको खुद ही नहीं पता है तो? इसलिए जीवन विद्या योजना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, हमारे आपसे जैसे लोग जो अभी स्कूल कॉलेज से निकल गए हैं, उनके लिए, उन्हें यदि ये समझ में आता है तो ये स्कूलों में जाएगा, विद्यालयों में जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ तक जाएगा और मानसिकता में क्या होगा? परिमार्जन होगा। मानव चेतना में हम परिमार्जित होंगे तो व्यवस्था की तरफ हम जाएंगे। व्यवस्था का मतलब है संतुलन। मिट्टी, मणि, धातु, हवा, पत्थर, पानी, पेड़ पौधे, जीव जानवर और मानव, ये चारों संतुलन पूर्वक यदि जिएंगे तो यही धरती क्या है? स्वर्ग होगी। धरती ही स्वर्ग होगी। और यहाँ रहने वाले मानव ही किस स्वरूप में होंगे? देवता स्वरूप में होंगे। ये कोई कठिन कार्यक्रम नहीं है, इसको केवल थोड़ी सी बात को समझने की आवश्यकता है। ये होगा कैसे? इसको आपकी इच्छा होगी तो आपके सामने और रखेंगे, और नहीं तो ये जो होड़ मानसिकता है, ये जो दौड़ मानसिकता है, ये जो प्रतिद्वंदिता की मानसिकता है, ये जो लाभ की मानसिकता है, इससे मात्र और मात्र अव्यवस्था और धरती में चारों अवस्थाओं का असंतुलन दिखाई पड़ेगा। असंतुलन व्यक्ति में कैसा दिखाई पड़ता है? तो व्यक्ति जो है, शरीर स्वास्थ्य की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत ही खराब स्थितियों में है। क्योंकि यदि धरती स्वस्थ नहीं है तो आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। मिट्टी यदि अस्वस्थ है, पानी यदि अस्वस्थ है, हवा यदि प्रदूषित है, तो आप सोचते हैं कि आदमी स्वस्थ हो जाएगा? हमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई यदि इस तरीके की बात सोचता है तो। और हम मिट्टी, हवा, पानी प्रदूषित करके स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं, बताइए। और इस तरीके की योजनाओं को कि मिट्टी को कैसे प्रदूषित करें, उस तरीके की सो कॉल्ड खाद, जो जहर है उसको हम खाद बोलते हैं,
खाद का तो मतलब होता है पोषण करने वाला ना। यदि मिट्टी बंजर हो गई, प्रदूषित हो गई, तो उसको खाद कहेंगे क्या? इन सारी चीज़ों को हमने हमारी खेती में ला दिया है ना, शिक्षा में लाभ की मानसिकता ले आए। इस तरीके से एक्सप्लॉइट होने के बाद हम कभी सुखी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इस लाभ मानसिकता के स्थान पर न्याय मानसिकता कैसे बने, इसकी जो शिक्षा है उसका नाम है जीवन विद्या या चेतना विकास या मानव चेतना में परिमार्जन। हम ऐसा कैसे जिए कि धरती संतुलित हो जाए, मानव सुखी हो जाए, इसका नाम है जीवन विद्या। ठीक। तीसरी चीज़ है सत्य वक्ता है। तो सत्य वक्ता है और उसमें अपेक्षा जानते हैं किस चीज़ की है? सत्य बोध हो जाए। ये कैसे पता? ये ऐसे पता कि वो शिक्षा लेने के लिए सदा सदा तत्पर है, प्रश्नों को पूछता है, जैसा आप बताते हो उस घटना का, उस बात का एज इट इज़ वर्णन करता है। वो मिलावट नहीं करता बच्चा अपनी तरफ से, जब तक कि मिलावट करना उसको कोई सिखा ना दे या आपको मिलावट करता देख ना ले, क्योंकि बालक अनुसरण करता है, बालक अनुकरण करता है। अनुसरण अनुकरण पूर्वक धीरे धीरे उसको स्वानुशासन में आने की आवश्यकता है। लेकिन हमने ऐसी अनुसरण, ऐसी अनुकरण पद्धतियों को या ऐसी चीज़ों का वो अनुकरण कर लेता है कि वो मानवीय नहीं होती हैं, और ये हमारी पीड़ा का कारण है। तो कैसे हमारे बच्चे देवता बनेंगे? अपेक्षा तो यही रहती है ना। कहते हैं बालक जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। फिर क्या होता है उसको हैवान कैसे वो बन जाता है एकदम। ये जो बालक हंसता खिलखिलाता बच्चा आया था, मानसिक रूप से स्वस्थ था, ये कैसे रोगी हो जाता है? तो ये बच्चा जो है ना, ये सब कुछ है ना एक वातावरण, जिसको हम कह रहे हैं शिक्षा, जिसको कह रहे हैं समाज, जिसको कह रहे हैं सोशल मीडिया, इस वातावरण के प्रभाव में आता है। तो इस वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। इसको बदलेगा कौन? उत्तर है हम। कैसे बदलेंगे? समझ पूर्वक, क्योंकि समझ से मानव का आचरण नियंत्रित है। आदमी समझ के करने वाली इकाई है, करके समझने वाली इकाई नहीं है। कर करके समझे कि ना समझे इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ चमक गया तो चमक गया एकदम से, है ना। और समझ के करने से सुख होता है, कर करके समझने से पीड़ा ही होती है। 10 बार गलत करके मान लो 11वीं बार सही भी किया तो 10 बार की पीड़ा उसको जीवन भर बनी रहती है कि काश किसी ने सिखा दिया होता। ठीक है, ये बात बढ़िया लग रही है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। देखिए, ये जो शिक्षा है, यदि अपने पराये की मानसिकता से मुक्त हो, प्रकृति के साथ कैसे निभना है, मानवीय संबंधों के साथ कैसे निभना है, यदि इसकी शिक्षा हो जाए और सत्य का बोध हो जाए। सत्य का बोध मतलब अस्तित्व का अनुभव हो जाए। अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ जाए, तो ये बालक जो है ना, उसका जन्म सफल हो जाएगा। उसको हम कहेंगे जन्म हमारा सफल हुआ, सार्थक हुआ। ये तृप्ति हमें होगी। मृत्यु हमारे लिए कोई बुरी घटना नहीं होगी, मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। जिंदगी भी उत्सव पूर्वक और मृत्यु तो परम उत्सव, क्योंकि बूढ़ा शरीर है, कमजोर हो गया है, नया लेंगे क्या? समस्या क्या है उसमें, है ना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। आप देखिए, प्रकृति में संतुलन और संबंधों में संतुलन को थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जनक पॉज कर दीजिए, चल रही है। चलिए कुछ आपको ऐसी अद्भुत चीज़ों के दर्शन कराने शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि हम सब एकदम आप लोगों को एक तो आप लोगों के चेहरे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने ध्यान से आप सब सुन रहे हैं कि बात को कहने में भी मज़ा आ रही है। अच्छा, एक और बात बताऊं, आप तक जितने लोगों तक आज तक मैंने इस बात को रखा है, मेरा अनुभव, एक भी व्यक्ति ने इस बात को आज तक नकारा नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक सत्यों की बात है, हमको जोड़ने वाली बात है। आज तक किसी भी सभा में, कितनी भी बड़ी सभा हो, किसी व्यक्ति का आई कांटेक्ट मेरे से छूटा नहीं है।
ये एक अद्भुत चीज़ है ना। तो देखिए, इस अस्तित्व के दर्शन को थोड़ा करते हैं और इस अस्तित्व में कुछ सिद्धांतों को देखते हैं। अस्तित्व को 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली अवस्था है पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था का मतलब है ये मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हवा, ये सारी चीज़ें। ये धरती 4.5 बिलियन वर्ष का श्रम है, तब जाके ये धरती हरी भरी सजी है और मानव के आने के लिए तैयार हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स में ना। तो पदार्थ अवस्था क्या है? मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर। इसको यदि देखते हैं ना, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी कहीं पर उर्वरक है, कहीं पर अनुर्वरक है, कहीं पर रेतीली है, कहीं पर बलुई है, कहीं पर बड़ी उपजाऊ है ना। हर एक प्रकार की मिट्टी। ये जो नदियाँ हैं, ये जो पहाड़ हैं, कोई पहाड़ कितना ऊंचा है, कितना छोटा है, ये सभी चीज़ें एक ऐसे अद्भुत अनुपात में सजी हैं कि जिससे मानव का प्रकटन सुनिश्चित हुआ है। कैसे पता? तो आप ये सारी बातें जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, आप इसको गूगल कीजिएगा, एक एक बात को। तो ये अद्भुत बात है कि माँ के गर्भ में जो बालक रहता है ना, तो गर्भ के अंदर एक पानी रहता है, उस पानी के अंदर वो बालक घूमता रहता है। उस पानी का पानी जो है ना, उसकी सांद्रता बोलते हैं। सांद्रता मतलब उसमें जो खनिज तत्व और ये सारी चीज़ें जो घुली हुई हैं, पानी में जो खनिज तत्व घुले हुए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो वो डिटो वही है जो समुद्री पानी का है। मतलब उस गर्भ का पानी और समुद्री पानी के बीच आप भेद नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए, आपके शरीर में जब बालक गर्भ में आता है तो वो ठीक उसी अनुपात में पानी रहता है, उसका सांद्रता उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में समुद्र में है। आप इसको सर्च कीजिएगा तो इसका कितना क्लोजनेस दिखाई पड़ेगा आपको गूगल में, इतना क्लोज, 99.9999%, इतना क्लोज। ये अद्भुत है कि पानी बना कैसे। यदि पानी के बनने को यदि हम अस्तित्व में अध्ययन करें, ये सब बहुत डिटेल में आप इसको जब अध्ययन यदि आपकी इच्छा होगी तो कराएंगे। हाइड्रोजन जो वस्तु है, हाइड्रोजन है सर्वाधिक जलने वाली वस्तु, सर्वाधिक जलने वाली वस्तु। ये रॉकेट में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है, रॉकेट्स में। और ऑक्सीजन क्या है? जलाने वाली वस्तु, जलाने वाली। जब ये दोनों का संयोग होता है तो एक ऐसी वस्तु बन जाती है जो पानी बुझाने वाली वस्तु है। अस्तित्व को देखिए, अच्छा लगे तो तालियां बजाइए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अस्तित्व में ये नियम है। क्या नियम है? कि सब कुछ ऐसा लग रहा है, इसको यदि अस्तित्व को अध्ययन करेंगे तो इस तरीके से है कि मानव का इस धरती पर प्रकटन हो। अस्तित्व में गलती नहीं है, अस्तित्व में सदा सर्वदा समाधान ही समाधान है। इस अस्तित्व में किसी भी वस्तु का होना रहना ऐसा नहीं है जो समस्या स्वरूप हो। मिट्टी में 120 प्रकार के तत्व समाधान स्वरूप। यहाँ तक कि जो सहारा डेजर्ट करके एक सहारा मरुस्थल है, ये भी एक, आप इसको गूगल कीजिएगा। वहाँ की जो रेत है, जब बहुत तेजी से आंधी आती है ना, तो आंधी के फलस्वरूप सहारा मरुस्थल की जो रेत है वो उड़ करके जाती है अमेज़न के जंगलों में। यदि अमेज़न के जंगलों में वो रेत ना पहुँचे तो अमेज़न के जंगल जो हैं वो उतने उर्वरक नहीं रह पाएंगे। वहाँ विविध प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो उसका कारण है सहारा की रेत। तो ये जो आंधी है,
ये जो तूफान है, ये जो बवंडर है, ये जो बारिश है, ये जो पहाड़ है, ये सब किसी प्रयोजन से हैं। जो पहाड़ हैं वो हवाओं को दिशा देते हैं, बादलों को दिशा देते हैं। कहीं रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जब रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो बादल को कहीं और से घूम के जाना पड़ता है, तो कहीं और से घूम के जाएगा, तो फिर वहाँ पर कहीं पेड़ उसको रोक लेंगे तो उसको बरसना पड़ेगा। तालियां बजाइए, इतना खुश हो रहे हैं आप देख देख के। ये है अस्तित्व दर्शन। हर एक वस्तु किसी प्रयोजन से है। एक गीत है ना, क्या है, ये आसमान ये बादल, ये आसमान ये बादल, ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से, बहुत दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। तो ये है ज़िंदगी, ये है अस्तित्व। हर एक चीज़ अपने ठिकाने पे, लेकिन ये हमें समझना ज़रूरी है ना। एक और बात जो आपके सामने रखती हूँ, अभी चेतना आंटी ने जो बात कही उसको रखती हूँ। ये धरती पर जो हवा है ना, विधिवत साफ सुथरी मिली है मानव को जब धरती पर आया है। तो हम जब चीज़ों को समझते नहीं है ना कि वो किस प्रयोजन से है, उसके प्रयोजन को नहीं समझा तो उसका ऊट पटांग हमने यूज़ करना शुरू किया, जिसका प्रमाण क्या है? अव्यवस्था उसका प्रमाण है, प्रदूषण उसका प्रमाण है। प्रदूषण इस बात का प्रमाण है कि किसी वस्तु को आपने ठीक नहीं समझा है। तो जैसे उल्लेख किया कोयला है ना, और पेट्रोलियम। तो धरती के गर्भ में ये हर एक चीज़ ठिकाने पे रखी है। ये जो कोयला है, ये जो पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? ठिकाने पे रखा है। ये जो कोयला है ये क्या है? पूरी तरीके से काला है। दिस इज़ अ कंप्लीट ब्लैक बॉडी। गर्मियों में हम काले कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि काला रंग जो है गर्मी को सोख लेता है। तो काला ये जो कोयला है ना पूरा, ये जो सूरज है ना, ये जो सूरज है उससे जो ताप इसमें आ रहा है धरती में, उसको ताप का पाचन करता है, पचा लेता है अपने में, अब्जॉर्ब कर लेता है। और अब्जॉर्ब करने के बाद धीरे 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 जब धरती का मुंह सूरज की तरफ नहीं होता, जिसको हम रात कहते हैं, तो रात में धीरे 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 ये ताप को उत्सर्जित करता है, जिससे ताप का संतुलन बना रहता है। इसीलिए जब हम नीचे हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म। इसीलिए पेड़ पौधे जीवित हैं। तो ताप का संतुलन। इसी तरीके से जो हमारा तेल है, तेल एक तो शॉक अब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ना। तो शॉक अब्जॉर्ब करता है और साथ में तेल भी जल्दी गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये धरती पर ताप के पाचन का काम करता है। अगर हमने इस पचाने वाली वस्तु को ईंधन मान लिया और इसको ज़मीन के ऊपर ले आए और ऊपर लाके क्या किया? इसको जला दिया, और इसमें से जो ढेर सारे ऐसे तत्व अलग हो गए जो कि मानव के लिए प्रदूषण है, जीव जानवरों के लिए प्रदूषण है। उसको पेड़ भी सोख नहीं सकता। पूरी हवा को हमने जहरीला किया। तो जो चीज़ जहाँ है वो अपनी भागीदारी को कर रही है। धरती के ऊपर हर एक वस्तु मानव के लिए उपयोगी है। धरती के गर्भ में कोई भी वस्तु है वो छिपा के इसीलिए रखी है क्योंकि अनुपयोगी है। जैसे माँ होती है ना, घर में ऐसी वस्तुएं, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो ऐसी वस्तुएं जो कि जिससे बच्चे को हानि हो सकती है उसको उसकी नज़र से दूर रखती है। ऐसे इस धरती में सभी वस्तुएं सजी हुई हैं। ताप के संतुलन के अर्थ में कोयला और पेट्रोलियम है, ना कि वो हमारा ईंधन है। और तो और हमें लगता है हमें तेल की आवश्यकता है। तेल की आवश्यकता तो है क्योंकि मानव की आवश्यकता है दूरगमन।
तो भैया तेल का भी इंतजाम धरती ने किया है। इतने तरह के तैलीय बीज, तैलीय फसलें हैं, इतना सा तिल होता है, इतना सा। 4 महीने उसको धरती में डाल दीजिए, 4 महीने बाद तेल निकाल लीजिए। नारियल, एरंड, और आप बताइए मुझे, करंज, नीम, सूर्यमुखी, मूंगफली, एरंड, और इस तरीके से गिनते जाएंगे आपके पास करीब 20 से 50 प्रकार के तैलीय बीज तो इसी सभा में हम लोग गिन पाएंगे। सभी बीजों से लगभग तेल निकलता है। और धरती के ऊपरी सतह पर तेल कहीं दिखता नहीं है, लेकिन वो जो बीज है ना, वो एक नैनो रोबोट है जो 4 महीने में धरती से तत्वों का संयोजन इस तरीके से कर लेता है कि उसमें से तेल आ जाता है। आपके खाने के लिए, पीने के लिए, सर पे ठोंकने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए भी निकलेगा। तो तेल की व्यवस्था धरती की सतह पर है, हमको उसे पहचानने की ज़रूरत है। हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को उस तरह से सजने की ज़रूरत है। होगा कैसे? समझ से होगा। हमने समझा है, आप भी समझोगे, क्योंकि हर बालक जन्म से जिज्ञासु है। सिर्फ उसको हम कुंठित कर देते हैं। वो चाहता था अपने प्रश्न पूछना, टीचर ने कहा रुको, अपने प्रश्न घर छोड़ के आओ, ये रहा तुम्हारा पाठ, उसको पढ़ो ये कहानी, और प्रश्न तुमसे हम पूछेंगे। अब बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर रट रहा है। इसको कह रहे हैं कुंठा। हमने बच्चों से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। आज जनक सुबह एक क्लास ले रहे थे, इतनी बढ़िया बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा बच्चे नादान इसलिए हैं, हम सब नादान इसलिए हैं क्योंकि गुरु से जिस ज्ञान का दान होना था वो नहीं मिला, दान नहीं मिले, इसलिए नादान है। बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, है ना। तो ये दान की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ऐसी समझ जो मानव में पूरकता को स्थापित करे। क्यों? क्योंकि इस पूरी अस्तित्व में समाधान समृद्धि का डिज़ाइन है। एक बीज बोगे 1 लाख बीज मिलने का डिज़ाइन है। कोई भी पेड़ को आप देखिए, एक आम का बीज बोइए, पूरे अपने जो उसका एक समय रहता है, जितने कई आम के पेड़ तो 200-200 साल तक चलते हैं। पूरे अपनी शरीर यात्रा में वो कितने बीज तैयार करता होगा, बहुत बीज तैयार करता है। तो ये अस्तित्व का नियम है। तो इस अस्तित्व के अध्ययन का नाम है जीवन विद्या। मेरे पास थोड़ा और समय है तो मैं कहूँ, और आप बैठेंगे? कितना समय है? हो गया समय? तो ये जो पदार्थ अवस्था है, ये स्वयं में कैसा स्वरूप है? इसका समाधान का स्वरूप है। इसके समाधान स्वरूप होने के कारण ये अगली अवस्था, जिसको हम कह रहे हैं प्राण अवस्था, मतलब मिट्टी के आगे क्या है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे इसके बाद प्रकट हुए हैं, क्योंकि रहेंगे कहाँ? मिट्टी में ही तो इनकी जड़ें जाएंगी। तो पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी से पोषक तत्वों का चयन करना जानती हैं। इसीलिए पालक जो है आयरन रिच है। किसी में विटामिन ए अधिक मात्रा में, किसी में विटामिन B12 अधिक मात्रा में, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं ना, वो चुनना जानती हैं बीजानुषंगीय विधि से। इसके बीज में जो डिज़ाइन है, बीज में डिज़ाइन निहित है कि तुम्हें क्या चीज़ चुन करके अपने बीज में, अपने फल में रखना है। तो ये जो इन्होंने रखा, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? अगली अवस्था का भोजन स्वरूप बने और जीव अवस्था प्रकट हुई। हजारों काम है प्राण अवस्था के, है ना। धीरे धीरे समझेंगे और आगे आने वाले सत्रों में रखूंगी। और जीव अवस्था के पूरकता के फल स्वरूप क्या प्रकट हुई है? ज्ञान अवस्था की इकाई मानव। इसका नाम ज्ञान अवस्था इसलिए रखा क्योंकि ज्ञान अवस्था की इकाई ज्ञान से तंत्रित है, समझ से तंत्रित है। ये जिज्ञासु है, इसको सब कुछ जानना है, बंदर को नहीं जानना है। और ये जब तक पूरा जान नहीं लेगा रुकेगा नहीं। इसलिए हम सब
निरंतर सुख के, ज्ञान के, समाधान के शोधार्थी हैं। हम सब शोध में लगे हुए हैं, कहाँ से हमको शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन है। जैसे बीज में डिज़ाइन निहित है ना, तो ये ज्ञान अवस्था की इकाई में भी सुख से नियंत्रित होने का, समझ से नियंत्रित होने का, समाधान पूर्ण होने का डिज़ाइन निहित है। जो हमारा विचार है ना, हम विचार तब तक करते रहते हैं जब तक समाधान तक पहुंच नहीं जाते हैं। जैसे ही समाधान मिलता है विचार शांत हो जाता है। मन इतना भी चंचल नहीं है। समस्या है, जैसे ही समस्या आती है विचार चलना शुरू होता है। विचार वो गाड़ी है जिसके माध्यम से समस्या से समाधान तक पहुंचते हैं आप। विचार इतनी बुरी चीज़ नहीं है, मानव में विचार शक्ति है। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का मतलब ही है विचार। कैसा विचार? सह अस्तित्ववाद। इस अस्तित्व में, चारों अवस्थाओं में संतुलन लाने का जो विचार है उसे कह रहे हैं सह अस्तित्ववाद। तो ये जो सभी अवस्थाएं हैं ये स्वयं में समाधान स्वरूप हैं। जैसे नीम का पेड़ क्या है? समाधान स्वरूप, स्वयं में व्यवस्था है। और नीम का पेड़ जो है ना, पूरी व्यवस्था में भागीदारी करता है। पक्षियों के लिए घर है ना, पत्तियां इसकी गिरती हैं तो मिट्टी के लिए खाद है, आदमी के लिए दवाई है ना। इस तरीके से प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के साथ पूरकता का निर्वाह करते हैं। तो पूरकता के निर्वाह का नाम है समृद्धि स्वरूप। तो हर एक वस्तु कैसी है? ऐसी ये डिज़ाइन निहित है ना, ये डिज़ाइन निहित है। लेकिन ज्ञान अवस्था आज की जो स्थिति है इसको कहा है, एक शब्द मैंने लिखा था जीव चेतना और एक शब्द लिखा मानव चेतना। तो श्रद्धेय श्री ए नागराज जी कहते हैं कि मानव में भी यही डिज़ाइन निहित है, समाधान समृद्धि, मतलब स्वयं में व्यवस्थित और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वरूप, मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन आए, ऐसा डिज़ाइन। तो ये जो पदार्थ अवस्था है प्राण अवस्था के लिए क्या है? पूरक है। प्राण अवस्था भी जिसकी खाद बनती है, मिट्टी और उर्वरक हो जाती है, तो एक दूसरे को समृद्ध करते रहते हैं। इस तरीके से प्राण अवस्था और जीव अवस्था को देखें तो ये भी ऐसा ही काम करते हैं। जैसे गाय का गोबर है, खाद स्वरूप हो जाता है ना, जीवामृत है, गाय समाधान स्वरूप हो जाता है, समृद्धिकारी हो जाता है ना। तो ये भी, इनका भी ऐसा ही डिज़ाइन है। जीव अवस्था जो है पदार्थ अवस्था के लिए भी पूरक है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये तो एक संतुलन में है ही। यदि संतुलन में ना होती तो मानव इस धरती पर प्रकट नहीं होता। कल्पना कीजिए जब मानव इस धरती पर आया होगा तो क्या ये स्थिति होगी? हरी भरी पूरी सृष्टि होगी, नदियाँ सुंदर बहती होंगी, पर्वत पहाड़ अपने परम सौंदर्य में होंगे। आज की स्थिति को देखें तो कह रहे हैं जीव चेतना में जो मानव है, मानव में ये एक जो दृष्टि है ना, प्रिय की, हित की और लाभ की। मुझे क्या प्रिय है मैं उसको भोग लूँ, मेरे लिए जो हितकारी उसको भोग लूँ, और मेरा लाभ कैसे हो ताकि मैं सुविधा संग्रह करके अच्छी मौत पा जाऊँ। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहा है। इसको कह रहे हैं जीव चेतना। तो उसने ऐसा जब सोचा, प्रिय लाभ दृष्टि से देखा है संसार को, तो पदार्थ अवस्था से केवल और केवल लिया, इतना खनन किया है कि धरती पर ताप का संतुलन हो गया। जंगलों को ऐसा काटा है कि ताप का, ऋतु का असंतुलन हो गया। ऋतु का, खनिज का संतुलन हुआ, ऋतु का असंतुलन हुआ और ताप का असंतुलन कर दिया। जीव अवस्थाओं की तो आप हालत मत पूछिए। कितने सारे प्राणी जो वर्टिब्रेट, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे 80% जीव जानवर विलुप्त हो चुके हैं, होने नहीं है, हो चुके हैं। ये तीनों अवस्थाएं ही इस धरती पर जो खनिज, ताप और ऋतु संतुलन को बनाए रखे हुए थी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मानव चेतना, उसकी दृष्टि जो है, जिसको हम कह रहे हैं न्याय सम्मत, धर्म सम्मत और सत्य सम्मत दृष्टि नहीं खुली, क्योंकि उसको परिवार में, प्रकृति में और समाज में जीना नहीं आया। परिवार में, समाज में और व्यवस्था, मतलब प्रकृति के साथ चारों अवस्थाओं में, परिवार में, समाज में और व्यवस्था में जीना नहीं आया।
इसलिए ऐसा हुआ। तो न्याय, धर्म और सत्य, ये मानव की जो दृष्टि है, दृष्टि मतलब समझना, समझने के लिए, हम सब में वो है ही, केवल उसको कोई किसी को चाहिए, वो कोई बताने वाला, कोई दिखाने वाला। जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया, आपने देख लिया। तो हम सब किसी की परस्परता में देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आज तक आपके पास जो भी विचार है, आप जैसा भी सोचते हैं, किसी ना किसी परस्परता के कारण सोचते हैं, किसी ना किसी से आपको वो विचार मिला है। आपने अकेले नहीं सोचा है। इसको कह रहे हैं मानव संबंधों में जीने वाली इकाई है। संबंधों को सीखेंगे, समझेंगे अगली बार, लेकिन न्याय, धर्म, सत्य दृष्टि के जागरण का प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। तो इसका हम परिचय शिविर, पूरा परिचय शिविर अभी हम कुकमा में लेके आए, तो उसकी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा कहीं रिकॉर्डिंग उसमें चूक है, लेकिन मूल बात आप समझ लोगे उसमें। और अगर आपको लगे कि ये विषय समझने जैसा है, लोगों के साथ शेयर करने जैसा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप ऑलरेडी मुझे अपने परिवार जैसे लग ही रहे हैं, है ना। आप जिस दिन उस चीज़ को पहचान जाएंगे तो पूरकता हो जाएगी। तो इस बात को, इस विषय को हम और लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस परिचय शिविर को आप करें। रमेश भाई, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप उसको चाहें तो शेयर कीजिएगा। आप सभी ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, इतने स्माइलिंग फेसेस के साथ सुना, इतने प्यार से सुना, है ना। आपके सम्मान, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई को धन्यवाद, चेतना आंटी को धन्यवाद, और हमारे सभी वरिष्ठों को धन्यवाद। नमस्कार। अंत में आभार विधि तो शालिनी दीदी, तो जनक भाई, चेतना बहन, सभी ने ये जो सुंदर, मैं तो सुन ही रहा था, ज्ञान का इतना भंडार है, तो शायद 1 महीना वो बोल सकती है, हमें ऐसा लगेगा इसमें से क्या ग्रहण करें। तो उनका भंडार है, तो वंदन है उनको, उनकी जो मेमोरी है, और वो प्रोफेसर थी, इसलिए बोलने में तो गजब। फिर उन्होंने बीच में जो एक गीत की 2 कड़ियाँ गाई, तो हमें रश्मि बहन, रीटा बहन सभी याद आ गए। हमारे यहाँ भी ऐसी सुंदर गायिका है, तो आप ये भी सभी को सुनाए, और 2, 5, 10 ऐसे गीत तैयार करें। बस लोग थोड़ा ये भी समझाए, और बीच में एक गीत छोड़े, सभी इतने फ्रेश हो जाएंगे। फिर बाद में तो दोनों शक्ति है, आप गायिका अच्छी हो सकती है, तो फिर से कुछ शुभकामना, आपकी प्रवृत्ति आगे बढ़े। और आपके हस्बैंड है, उनका जो सहयोग है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो जोड़ी आपकी सभी को प्रभावित करती है, तो ऐसी आपकी जोड़ी कायम रहे, हमारी शुभकामना। जय तारा।